सुरमणु सिंधु वंदिदं धोदघादिकं ममलं परमामि वर्धमानं इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य वै। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्वद सरस्वती देव्य अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब यहाँ से मंगलाचरण की विधि प्रारंभ हो रही है। जयपुर से संयम जी। यह मंगलाचरण श्रीमद नेमीचंद आचार्य द्वारा प्रणीत गोमठ सा कर्म कांड का है। सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। कोशिश करिए हर रोज नया मंगलाचरण। हमारे पास मंगलाचरणों की कमी नहीं। पड़मिय सिर साड़ेड़म गुणरेण विभूषणम महावीरम सम्मत्तरेण निलयम पैसमुक्कित्तडम वोच्छम। संदेश तीन चीजें बताई थी आपको कि गे काखा गाना गे चाचा जाजा ये और ताथा दाधा ने, इन तीन अनुनासिक वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। किन किन का? का वर्ग के अनुनासिक का, चा वर्ग के अनुनासिक का और ता वर्ग के अनुनासिक का। इन तीन का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इन तीन का प्रयोग प्राकृत में नहीं है माने नहीं है, किसी रूप में नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे तो एक गड़बड़ी मिल सकती है। भैया ये पीछे क्यों नहीं चालू किया? जब आपको एक बार इस पुस्तक में नीचे दृष्टांतों में आपको मिल सकता है, क्योंकि जो इसके संपादक थे वो अकेले संस्कृत के ही जानकार थे, वो प्राकृत के एक्चुअली जानकार नहीं थे। संस्कृत के विद्वान चूंकि संपादन या कई चीजों में कुशल होते हैं तो वो अन्य भाषाओं पर भी काम करने लगते हैं, लेकिन उस भाषा की विशेषज्ञता के बिना ऐसी चूकें होती हैं। तो जहां कहीं भी आपको चावर्गीय, कावर्गीय और तावर्गीय अनुनासिक वर्णों का प्रयोग मिले, मीन्स गे, ये और ने, इनका प्रयोग मिले हलंत आधे का संयुक्त अवस्था में, तो उसे क्या करना है? आपको अनुस्वार कर देना है, हटा देना नहीं। आगे मत बोल। उसको क्या करना है? अनुस्वार कर देना है। ठीक है, जैसे चंद्र सांद्र जैसे प्रयोग आए तो आपको क्या कर देना है? ना नहीं रखना है, ऊपर अनुस्वार कर देना है। ठीक है, एक सामान्य जानकारी। मतलब ये आचार्य ने ग्रंथ प्रॉपर लिखा है, लेकिन उसका हिंदी में इंटरप्रिटेशन या दृष्टांत देते समय कुछ चूकें हुई हैं। अब से वो आ रही हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं, उनको आपको स्वयं सुधारना है। यह पुस्तक परिपूर्ण शुद्ध नहीं है। ठीक। दूसरा, शुरुआत में, शब्द के शुरू में कभी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा प्राकृत में। जिन शब्दों में है, जिनको बदलना है, वहां तो मिलेगा, लेकिन प्रॉपर प्राकृत में नहीं मिलेगा। अब आपको यदि प्रॉपर प्राकृत में मिल रहा है, इसमें छपा है, तो मेरे से ये मत कहना साहब इसमें तो ऐसा लिखा है। उसको असंयुक्त किया जाएगा, मतलब दो में से एक को गायब किया जाएगा।
जैसे द्रोह, द्रोह में क्या है, दा और रा शुरू में है, तो उसको दोह बना दिया जाएगा, रा गायब हो जाएगा। समझ गए? तो ये अंतर आपको स्वानुभूति। अब इसको क्या बनाएंगे, अब आप उसको स्वानुभूति, इतने से काम नहीं चलेगा, वो सानुभूति हो। समझ गए? अब आप बताइए कि द्रोह में रा का ही लोप किया, क्यों किया, दा का क्यों नहीं किया, और स्वानुभूति में वा का ही क्यों किया, सा का क्यों नहीं किया? क्योंकि यण ये सबसे कमजोर अल्प प्राण है, और जब भी कभी लोप होगा तो कमजोर का पहले हो। ठीक है? स्वाभाविक है, जब प्राण वायु जो हम जिससे बोलते हैं वो एक को समर्थन कर रही है तो दूसरा कहीं ना कहीं वो तो डिस्टर्ब हो ही हो, छूटेगा। प्राकृत उस स्वाभाविक प्रक्रिया को मानती है। ठीक है? कि आप दो एक साथ एक्चुअली बोल ही नहीं सकते, वो तो ये मानती है। इसलिए या तो दो एक जैसा कर देगी वो। समझ गए? जैसे समुद्र है तो क्या कर देंगे, समुद्र, रा को भी दा कर दी। ये संयुक्त व्यंजन का अधिकार है, परिच्छेद है, इसलिए उसी के बारे में बता रहा हूं। पहले सामान्य जानकारियां कि जो भी जहां ऐसा आएगा या तो समान कर देंगे और नहीं करेंगे तो एक का लोप कर देंगे। कभी कभी समान करने में एक अंतर और आता है, और वो अंतर होता है सवर्गीय। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा, कठिन कुछ नहीं है। मैं भाषा व्याकरण की बोल रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ आपको सरल हिंदी का बताऊंगा। वर्ग माने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको तो जानते हैं आप, ऐसा तो नहीं है। जब मैं वर्ग की बात करूंगा तो इनके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है? और जो वर्ग की गए सवर्गीय माने अपने ही वर्ग का। समझ गए? तो जैसे हमने कहा कि अष्ट, दोनों क्या करेंगे, जो मूर्धन्य शकार है वो क्या है, महाप्राण है। एक्चुअली उसे बनाएंगे ठा, ठा तो महाप्राण है, वो टा को ठा नहीं बना रहे, उसको बना रहे, और टा को पहले बना देंगे तो बनेगा अठ। अब इसमें टा अलग है, ठा अलग है, लेकिन दोनों एक ही वर्ग के हैं। समझ में आया? मैं एक बार नहीं, दो बार बताऊंगा भाई। पहले समझ लो, वर्ग तो जान गए आप, उस वर्ग के अक्षरों को जानते हैं। का वर्ग के कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, न। ठीक है ना? तो जैसे का वर्ग का ही हम लें, शीघ्र एक शब्द है, क्या है, शीघ्र। अब शीघ्र में घा और रा ये दो है। एक्चुअली रा है बाद में, घा है पहले। जब आप हिज्जे करेंगे उच्चारण भी वैसे ही करते हैं, ठीक है ना? तो वो परिवर्तन करेंगे रा को, लेकिन रा चूंकि अल्प प्राण और घा है महाप्राण, तो अंत में कौन आएगा, महाप्राण, और अल्प प्राण पहले आ जाएगा, तो शीघ्र नहीं हो जाएगा, उसे सवर्गीय बनाया जाएगा। शीघ्र, गा और घा एक ही वर्ग के, गा अल्प प्राण, घा महाप्राण। महाप्राण को बचा रहने दिया, अल्प प्राण को लोप कर दिया या बदल दिया। तो या तो इनमें संयुक्त व्यंजन के लोप की प्रवृत्ति है, या एक ही वर्ण का द्वित्व करने की प्रवृत्ति है, या सवर्गीय अल्प प्राण और महाप्राण के प्रयोग की प्रवृत्ति है। तीन चीजें समझ में आ गई। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएंगे तो ये सूत्र समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं बिना लिखे बैठे बैठे आपको बता रहा हूं। ठीक है? मैं दोबारा बोल देता हूं, कोई बात नहीं। पहली बात कि जहां वो डिस्टर्ब पैदा कर रहे हैं
खासतौर पे शब्द की शुरुआत में यदि संयुक्त व्यंजन है तो उसका लोप करेंगे सबसे पहले, ठीक है। या तो लोप करेंगे या उसमें एक स्वर मिला देंगे, असंयुक्त बनाएंगे, सीधी बात। अब तुम एडजस्ट करने को तैयार हो तो स्वर मिला के जिंदा बचो, और एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो तो चलो विदाई समारोह है तुम्हारा। बात समझ गए ना? क्लियर हुआ? ये तरीका है। देखो, ये मैदान छोड़ के जाने वाले रणछोड़दास तो मिलेंगे, किसी की मजबूरी हो सकती है, ज्यादातर मजबूरियां बनाई जाती, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि इस जैसी अपनी ये कार्यशाला है, जो स्वरूप है, और जितना गुरुतर कार्य हमें करना है, उसमें कमजोर पीठ वाले कभी नहीं चल पाएंगे। जिनकी टांगें डगमगाती हैं वो नहीं चल पाएंगे। मैंने आज से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो नियमित नहीं दिख रहे, जिनको जो एब्सेंट है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। वो आगे से यहां नहीं आ सकते, ना बैठ सकते। हमें कम रह जाएंगे, उसका टेंशन नहीं, लेकिन पढ़ने वाले रहेंगे, ईमानदारी से सीखेंगे, भला उनसे होगा, बाकी व्यवस्थाओं का लाभ लेने वालों से भला नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। 3 रूप बताए, पहले में 2 चीजें। ऋतु जी, कौन कौन? यदि शुरुआत में संयुक्त व्यंजन आ रहा है तो उसका लोप होगा सबसे पहले, 2 में से 1 का, दोनों का नहीं। और यदि लोप नहीं होगा तो उसके साथ में स्वर जुड़ जाएगा ताकि वो असंयुक्त हो जाए, क्योंकि यहां विरोध संयुक्त अवस्था का है। संयुक्त का उच्चारण परेशान करता है व्यक्ति को, तो या तो उसमें स्वर जोड़ देगा। भाई आप बताओ, आप कौन सा संयुक्त व्यंजन से शुरुआत होने वाला शब्द बिना स्वर के बोल पाते हैं? स्कूल में ई जोड़ते हैं, पंजाबी स्कूल आ जोड़ते हैं, जोड़ तो रहे ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्राकृत सही थी, वो कहती है कि आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। कर पाते हो तो करके बताओ। जब कर ही नहीं सकते तो जो बोलते हो उसी का नाम तो भाषा है। जो बोली नहीं, लिखने में कुछ भी बनाते जाओ, लिखने से क्या होता? प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। तो प्राकृत के आचार्यों ने बड़ा ही प्रैक्टिकल विधान किया। अब मैं कुछ शब्द ऐसे बोलूं तो नाराज मत होना, विधान माने उसका प्रयोग किया, ठीक है ना? ऐसा विधान किया कि भाई जैसा आप प्रयोग कर पाते हो वैसा करो, हम वैसे ही नियम बना रहे हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? तो उन्होंने या तो उसका लोप कर दिया और या उसमें स्वर का आगम कर दिया। ठीक, एक बात समझ में आ गई अच्छी तरह। दूसरी, जो मध्य में है, मध्य वाले में कहीं कहीं लोप भी होगा, कहीं कहीं उसमें परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का एक प्रारूप होगा कि दोनों एक ही वर्ण बन जाए, जैसे तत्व, तच्च, दोनों समान हो, वही चावर्ण ही 2 बार हो गया। ठीक है, क्लियर? दूसरा ये भी होगा कि यदि जब दोनों ही अल्प प्राण है तो समान हो जाएंगे। दोनों में एक अल्प प्राण, एक महाप्राण है, तो महाप्राण तो बचा रहेगा, या उसको परिवर्तन होगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। अब अल्प प्राण है, उसको उसके समान उसी वर्ग का बनना पड़ेगा, रहेगा अल्प प्राणी। जैसे टा, डा, ये 2 अल्प प्राण है, अनुनासिक को नहीं लीजिए। टा और डा क्या है? अल्प प्राण। ठा और ढा ये क्या है? महाप्राण है। अब तो इतना समझने लगे ना, जिनको अभ्यास नहीं है उनको भी अब 3 दिन, तीसरा दिन है यार, इतनी बात तो समझ में आ रही ना कि अल्प प्राण महाप्राण क्या है। ठीक है, तो जो महाप्राण है वो तो बचे रहेंगे, लेकिन उसके जस्ट पहले जो अल्प प्राण आ रहा है, ये भी समझ लो, कोई भी अल्प प्राण आ जाएगा नहीं, जस्ट पहले जो अल्प प्राण आ रहा है मीन्स जिसमें एच लगा के आप महाप्राण इंग्लिश में बनाते हो। जैसे ढा बनाना है तो DH करते ना,
तो डी क्या है? डा, है ना? तो उड्ढ, यदि ढा महाप्राण आ रहा है तो उसके पहले क्या आएगा? डा। यदि ठा महाप्राण आ रहा है तो उसके पहले क्या आएगा? टा। जिसमें आप एक्स लगाते हो, ये यहां कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? इन पे फोकस करो तो संदेश समझ में आ रहा है? इस तरह से ये परिवर्तन होंगे। इसके अलावा एक होता है अंत्य व्यंजन प्रयोग। क्या कहते हैं उसे? ये संस्कृत में हलंत शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम कह रहे हैं अंत्य व्यंजन प्रयोग। ठीक है, समझ में आई बात? जो अंत्य व्यंजन है उसका भी प्राकृत में कहीं प्रयोग नहीं है, अर्थात हलंत शब्दों का प्रयोग प्राकृत में नहीं। अब जब है ही नहीं तो आप कैसे कर रहे हो? प्रॉब्लम समझ में आई ना? तो प्राकृत में क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसका लोप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लोप करेंगे। अब कोई भी चीज गायब होगी, आप एक दांत उखड़वा लो, लोप करना तो आसान है, लेकिन वोंगा स्वामी बनने से कोई रोकेगा आपको? मीन्स वो जगह तो देगी, फिर आपको उच्चारण में परेशानी तो आएगी। तो चाहे आप जिंदा दांत नहीं लगवाओ, नकली मुर्दा दांत लगवाओ, करना तो पड़ेगा ना। वही यहां करते हैं। फिर पिछले स्वर को कभी दीर्घ करेंगे, कभी अनुस्वार बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अकेला गायब नहीं होता, ठीक है? वो अपना इफेक्ट छोड़ के जाता है। तो ये अंत्य व्यंजन या अंत्य हल, उसके बारे में बताया। तो तीन चीजें समझ में आ गई। आदि में संयुक्त, मध्य में संयुक्त और अंत में हल। एक चीज समझिए, जो लोग संस्कृत के नहीं है या व्याकरण नहीं पढ़ा जिन्होंने, यदि इस टर्मिनोलॉजी को आप समझने लगे हैं तो आप समझिए आप व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कर चुके हैं। हर कोई नहीं समझ सकता। मैं अंत्य व्यंजन, अंत्य हल, ये वही समझेगा जिसने कुछ सीख लिया। समझे आप? क्षमा करना मुझे। अंत्य हल का मतलब है शब्द के अंत में बिना स्वर के व्यंजन का प्रयोग। परिचित रूप बताता हूं आपको। भगवान, है ना? एक सुना है सभी ने, ये हलंत है। अब ये हलंत है तो क्या होगा? अनुस्वार। अब इसका दोला मत करो, बीच में सब्र करना सीखो। इसका पहले तो करना चाहिए लोप। करिए नहीं, समझा रहा हूं, अभी समझिए भाई। पहला प्रावधान क्या है? लोप कर दो। जो हलंत शब्द है उन्हें स्वरांत बना दो, चाहे गायब करके चाहे उनमें स्वर जोड़ के। एक तो ये है। लेकिन वो बना बनाया रूप यदि संस्कृत का ज्यों के त्यों लेना है, माने संस्कृत का आपको प्राकृत में लिखना है। आप प्राकृत के शब्द नहीं बना रहे, क्या कर रहे हैं आप? संस्कृत का जो बना बनाया रूप है उसे आप प्राकृत में लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे? प्रश्न समझ में आया? ये प्रथमा एक वचन का रूप है। जब किसी विभक्ति का रूप है, मूल शब्द नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? बना बनाया रूप। ठीक है ना? तो ये संस्कृत का रूप है और हमें लिखना है प्राकृत में। तो ऐसे में हम नॉर्मली लोप नहीं करेंगे, उसको ना को क्या करेंगे? अनुस्वार बना देंगे। लेकिन प्राकृत में एक और समस्या है। वो आगे चाहे हलंत व्यंजन हो चाहे संयुक्त व्यंजन हो, वो उसको जब भी पाएगा तो पिछला स्वर ह्रस्व हो जाएगा, तो बनेगा
अब प्रतिक्रमण सूत्र आदि पढ़िए, उसमें क्या है? भगवम बारंबार मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? ये क्या है? भगवान है। समय सार के मंगलाचरण में भी आता है। तो ये जो आपको अब धीरे धीरे जो वहां पढ़ रहे थे, लेकिन आप पहचानते नहीं थे, बस पढ़ते थे हाथ जोड़ के। अब आप पढ़ेंगे तो पहचान के पढ़ेंगे। मैं आपका वो गैप कम करने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? मेरा उद्देश्य क्या है कि आपका गैप कम हो। ये पढ़ाने से, शास्त्र को तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन ये जानकारी भी आपको मिलेगी। यदि इसमें अकेला लोप किया जाता तो बन जाता भगवा। अब आज जो कहते हैं भगवा रंग, फिर वो बन जाता, वो फिर प्रथमांत रूप नहीं रहता, भगवान नहीं कहलाता। उसकी पहचान बनाए रखने के लिए क्या किया? भगवम। आप संस्कृत में लिख रहे हैं जिनम, रामम। प्राकृत क्या करेगी? उसे अनुस्वार बना लेगी। अनुस्वार की खूबी है कुछ, अभी तक सूत्र शुरू नहीं किया, अध्याय शुरू नहीं किया मैंने, सामान्य जानकारी दे रहा हूं। अनुस्वार की खूबी क्या है? अनुस्वार में पहले प्राकृत में तो सब जगह अनुस्वारी का प्रयोग होता, वो ज्यादा इनका प्रयोग करना नहीं चाहेंगे कि क्यों? कई लाभ है। एक, आपको मां या ना ये लिखना है अंत में, कितना श्रम भी लगता है, स्याही भी लगती है, पेपर भी लगता है। आप अकेला इतना कर दो, समय, श्रम और स्याही तीनों की बचत होगी। ये सब बाहरी बातें हैं, ये व्याकरण नहीं है। ऐसा आपको, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मुझे पता है, लेकिन ये बाहरी बातें, लोक रंजन की बातें। असल चीज ये है कि यह इनके प्राकृत की प्रकृति है। यह है संक्षिप्तीकरण। शब्द ये जितना बड़ा है, ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना? बस यही उद्देश्य है प्राकृत का। आप लिखना करना ये प्राकृत का उद्देश्य नहीं है। प्राकृत में साहित्य लिखा गया, सबसे प्राचीन काल से लिखा गया। इतना प्राचीन और किसी भाषा का साहित्य नहीं मिलता जितना प्राकृत का। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया? कम से कम आकार, कम से कम रहे, बात में कमी नहीं रहे, प्रतिपाद्य में कमी नहीं रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही प्रयोग किया गया। इसलिए उन्होंने आदि में, मध्य में और अंत में जो संयुक्त व्यंजन है, आप कहेंगे लास्ट में ये तो संयुक्त व्यंजन था ही नहीं। संयुक्त व्यंजन था ही नहीं, फिर कैसे संयुक्त व्यंजन कह रहे हो इसे? अरे भले आदमी, जब भी कोई शब्द का वाक्य में प्रयोग करोगे, उसके आगे भी तो शब्द आएगा कि नहीं आएगा? और जो आएगा वो व्यंजन से शुरू होगा। नॉर्मली स्वर से भी हो सकता है, आ से आम, आ से अनार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादातर कि वो व्यंजन से शुरू होगा। ठीक है ना? और जब व्यंजन से शुरू होगा तो ये दो मिलकर संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और संयुक्त में बाधा क्या है? संयुक्त में बाधा है आपको वहां पर स्टॉप देना, प्राण वायु को गैप देना। नहीं समझे भाई? जब तक आपको खींचना पड़ता है तब जोर लगा कि नहीं लगा? अब सांस को रुकने की भी मौका चाहिए, दूसरी सांस लेने का मौका चाहिए। अब यदि आप लास्ट में हलंत को लगाए रहेंगे तो वो परेशान करेगा, उच्चारण प्रक्रिया को बाधित करेगा। समझ गए ना? इसलिए उन्होंने इधर ह्रस्व भी किया और अनुस्वार बना के लगा दिया। अब वो बोलने में बहुत आसान हो गया। आप बोल के देखिए, भगवान
भगवम। बताइए क्या सरल है आपको? प्राकृत का मुख्य उद्देश्य यही है, सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण। जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं पहचाने हैं वो प्राकृत को नहीं पहचाने। वो कहते हैं ये तो भ्रष्ट भाषा है, ये बिगड़ी हुई भाषा है, ये मूर्खों की भाषा है। ये कोई, मुझे ऐतराज नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं, समझ में आया ना? बुरा मत मानना, आपके बाप दादा ये भी ऐसे ही बोलते थे। जिनकी ये फोटो लगी है ना, वाचस्पति उपाध्याय जी यहाँ के कुलपति रहे, वो हमारे ऐसे एक प्राकृत के कार्यक्रम में आए, बोलने को कहा गया तो उन्होंने जो बोला था वो बताऊं आपको। वो बोले कि मेरा नाम वाचस्पति है, मेरी दादी को बोलने में बड़ा अनकंफर्ट लगता था, बोल ही नहीं पाती थी, तो उन्होंने उसका एक शॉर्टकट निकाला। उन्हें वनस्पति शब्द याद था, वो वनस्पति कहने लगे। कहते सारे लोग जो पढ़े लिखे जब वाचस्पति कहते थे तो मुझे परायापन लगता था, और धोखे से भी कोई वनस्पति शब्द बोले तो मुझे लगता था मेरी दादी बुला रही। यदि सरलीकरण नहीं है, बोलने में ही परेशानी है, तो भाषा के प्रयोग का लाभ क्या है? भाषा आपके लिए है कि आप भाषा के लिए? जिन लोगों के जीवन गाड़ियों की सेवा में बीतता है, ड्राइवरों की सेवा में बीतता है, वो दया के पात्र हैं। वो उपलब्धि नहीं है उनको, विजय जी, वो उपलब्धि नहीं है जीवन में। तुम उनको देख रहे हो कि वो तुम्हें देखें, वो तुम्हारी अनुकूलता का ध्यान रखें। भाषा व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, उसे हमारी गुलामी करना चाहिए, हमें उसकी गुलामी नहीं करना चाहिए। उसे हमसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, हमें उससे एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिर ये व्याकरण क्यों सिखा रहे हो? कि शुरुआत में तो करना पड़ता है, जानकारी तो एक दूसरे के नेचर की लेना पड़ती है, ठीक है ना? डॉक्टर ड्राइवर को भी आप कहते हैं हाँ साहब वो तो इतने बजे से आता, वो इतनी दूर रहता, थोड़ी बहुत देर हो जाती है। एडजस्टमेंट तो आपने भी किया है, लेकिन उसने कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं की और आपने कभी नौकर बनने की कोशिश नहीं की। अब डिफरेंस समझ में आ गया मैंने क्या बताया? तो भाषा जो है, प्राकृत कहती है कि भाषा शब्द उनके प्रयोग ये आपके लिए है, आप इनके लिए नहीं। संस्कृत ने सबसे बड़ी खूबी की, विद्वान तो बना दिया आपको, लेकिन आपको भाषा के लिए बना दिया। ये रूप ऐसा होता है, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? प्राकृत कहती है उत्तर वाला ऐसा बोलेगा, दक्षिण वाला ऐसा बोलेगा, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम दोनों को मान लेंगे। भाषा ने आपके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब हम अति शास्त्रीयता लाते हैं तो भाषा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। भाषा का उद्देश्य विचारों का संप्रेषण है, भाषा का उद्देश्य मनुष्य को गुलाम बनाना नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, रटते हैं, लेकिन एक सीमित समय के लिए जब वो सीख जाते हैं उसके बाद फिर वो उसमें प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग की आजादी उनको होना चाहिए। एक शब्द को अलग अलग संदर्भों में आप प्रयोग करते हैं, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तेज जब बोलने में है तो स्पीड भी हो सकती है और वॉल्यूम भी हो सकता है। दौड़ने में है तो गति हो सकती है। तेज मिजाज का है, गुस्सा हो सकता है। बताइए कितने अर्थ कर दिए आपने, और अभी 10-5 संभव, ठीक है ना? मेधावी को भी तेज कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये आप समझिए कि आपने अकेला तेज शब्द सीखा था, उसके प्रयोग में कितने अर्थ कर दिए आपने, किए कि नहीं किए? यही चीज बताना चाहता हूं आपको कि पहले अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए कि भाषा, खासतौर पर प्राकृत, वह असल में भाषा शास्त्र को जानती है। बाकी लोगों ने अपने नियम भाषा शास्त्र पे लागू किए हैं। ये कहते भाषा का प्रयोग मनुष्य क्यों करता है। आप लोग सच बताओ, गाड़ी कब बेचना चाहते हो? या तो खटारा हो जाए, मतलब असली बात वही है,
कि जब वो हमसे सेवा कराने लगे, हमारी सेवा करने की जगह, तब आप उसे गिव अप करते हैं। प्रकृति यही कहती है कि आप उसकी सेवा मत करिए, उसको आपकी सेवा करने दीजिए। विचारों का संप्रेषण रहे, बोलने में आसानी रहे, कम बोलना पड़े लेकिन बात पूरी पहुंचे, तो प्राकृत है। ठीक है। जो वो संयुक्त व्यंजनों में परिवर्तन कर रहे हैं वो इस संक्षिप्तीकरण और सरलीकरण के लिए कर रहे हैं। ठीक है। ये आज के इस चैप्टर की बेस नॉलेज थी आपके लिए, आधारभूत ज्ञान, जानकारी। उनको ध्यान रखते हुए आगे यदि आपको जो मैंने बताया उसके विपरीत प्रयोग मिले तो कृपा करके विचलित मत होइए। वो सांद्र में ना और दा ऐसा लिखें, विचलित मत होइए। छोटी मोटी बातें मिलेंगी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो अधिकृत रूप से बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, ऐसा क्यों है ये बता रहा हूं, उसको कृपा करके उसी रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन भी जो हो और जैसे भी हो, जो अभी तक पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं प्राकृत, उनको भी बताना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हो या कहीं से भी। एक चीज बताइए, आपने अभी तक पढ़ के पढ़ाया है या उसको पढ़ाया है? मीन्स अधिकृत बन के पढ़ाया है। पुस्तक में ये छपा है, मैं क्या कर सकता हूं? अरे पुस्तक छापी किसने? वो सब इंसानी थे, और भूल चूक किससे होती? इंसानों से। हमने लकीर की फकीर बनकर के मक्षिका स्थाने मक्षिका पाता, एक पुराने शास्त्र का पुनः संपादन होना था। एक जगह जोर से किसी ने बंद किया, मक्खी मर के चिपक गई, अब वहां का अक्षर ही मिट गया। तो क्या किया जाए? बताइए क्या किया जाए? अगले संस्करण में समझ में तो आ नहीं रहा था क्या था, समझने की कष्ट कौन करे। एक मक्खी ली, चिपका दी। ये तरीका नहीं है। अरे नहीं आ रहा है समझ में, किसी से पूछिए, समझिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, पर जो सही है वही कीजिए, जो गलत है वो मत कीजिए। ठीक है ना? इसलिए इसमें भी, और कोई भी बड़ा से बड़ा ग्रंथ ले लीजिए, गलतियां तो प्रिंटिंग की मिल सकती हैं। ठीक है, वो मिलेंगी, लेकिन जीवित कौन हो? आप हो जीवित या शास्त्र है जीवित? छपी हुई पुस्तक जीवित है या आप जीवित हैं? हम यदि जीवित हैं, प्रज्ञा किसमें है? हमारे यहां कहा जाता है पढ़ना एक हेतव्वो, प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए, रटंत विद्या से ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम लोगों को परिपाटी पड़ गई है रटंत विद्या से ग्रहण करने की। अरे शास्त्र में छप गया तो रटने के लिए नहीं छपा है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? इसलिए इस परिच्छेद में ऐसे कई स्थल आएंगे जहां पर ना का प्रयोग मिल जाए, या का प्रयोग मिल जाए, आदि में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग मिल जाए। ऐसा कह भी रहे हो, टेंशन मत कीजिए, वो सब प्राकृत नहीं। हमें उसको सुधरा हुआ रूप जो बताएंगे वही प्रयोग करना है, वही समझना है। जब इस दृष्टि से पढ़ोगी श्रेया तो प्राकृत समझ में आएगी, यदि इस दृष्टि से नहीं पढ़ोगी तो प्राकृत आपके ऊपर सवार रहेगी, मतलब उसको आप ढोओगे। प्राकृत को अपनाना है, पचाना है, और पचाने के बाद पढ़ाना है। ठीक है? इसलिए मैंने, ये लोग सब सोलापुर के जो लोग हैं ये वहां पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, मैंने जिद की कि बच्चों आप लोग जरूर आना। क्यों? इस देश में दूसरा तो ऐसे बताया, शास्त्र की ज्ञाता सब है, लेकिन इस ढंग से बताने वाला है नहीं, और मैं द्वारा ये वर्कशॉप करने वाला हूं नहीं। ये फर्स्ट और लास्ट चांस था, जो कर लेंगे कर लेंगे, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। मेरा कर्तव्य था कि एक बार तो अपने लोगों को, इस सोसाइटी को जो नॉलेज सीखी है वो आपको दे के जाऊं। समझ गए ना? इसलिए मैंने किया। ठीक है? तो आप इसको ध्यान से जरा पढ़िएगा
और सावधान होकर पढ़िएगा। हमारे यहाँ कहते हैं श्रोतारा सावधान तया सुणवंतु, ठीक है ना। सावधान शब्द का अर्थ पर कभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मध्य संयोग का जो आपने नियम बताया, उसमें अगर दोनों ही महाप्राण हो तो क्या करें? बेटा अभी सारे सूत्र आएंगे, ये पूरा परिच्छेद उन्हीं का है। मैंने जनरल नॉलेज की बातें की थी कि उसमें कहीं कुछ अटपटे प्रयोग मिले तो उनको आप पहचान सके, ठीक है ना। बाकी सारे सूत्र पूरा परिच्छेद का परिच्छेद आचार्य ने उसी का लिखा है, थोड़ा सा अपनी समझ लीजिए, ठीक है। उपरी लोपः कागा दाता पशशाम, दा ता के बाद दा भी है। अब ये देखिए, ये है षष्ठी बहुवचन, लोपा है प्रतिभा एक वचन, ऊपरी ये अव्यय है। अपनी शैली वापस वही के वही आ गई, ठीक है ना। सूत्रों को तो ऐसे ही पढ़ना है और कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको समझना है अव्यय का अर्थ। ये ऊपरी और अधा इनका प्रयोग करेंगे, हर एक की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। आप कभी कहते हैं पहले और बाद में, वो कहते हैं ऊपर और नीचे। क्यों? इनके ऊपरी मतलब जो पहले प्रयोग हो रहा है वो ऊपरी, जो बाद, भाई दो संयुक्त है ना, तो दो जुड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो पहले होगा, समझ गए भाई। जैसे आपने उक्त लिखा तो एक का और ता में का पहले है कि नहीं, तो का हो गया ऊपरी और ता हो गया आधा। क्लियर? अब तो कोई कठिनाई नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि जो परवर्ती वर्ण से पूर्व में जो वर्ण है वो ऊपरी माना जाएगा। बात वही है कहने का कि जो संयुक्त व्यंजन में जो पहले प्रयोग हो रहा है उसको इन्होंने आचार्य वररुचि ने ऊपरी शब्द से संकेतित किया और अधा शब्द से उसको संकेतित किया है जो बाद में। अब ऐसा क्यों, ये भी समझिए। हल्की चीज ऊपर तैरती है, लिखिए नहीं हर चीज रूपल, आप हर चीज में एक्साइटेड होती हैं, थोड़ा शांत रखें, हर चीज लिखने की नहीं। हल्की चीज ऊपर तैरती है और भारी चीज नीचे बैठती है कि नहीं। तो जो स्वर सहित है, बाद वाला तो स्वर सहित होगा भाई। दो में से जब दो ही में संयुक्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से अंत का तो संयुक्त हो नहीं सकता, समझ गए। मतलब पहले वाला हलंत तो वही है, तो जिसके पास स्वर है उनके बदलने के चांस कम है और जिसके पास स्वर नहीं है उसके बदलने के चांस ज्यादा है, समझे। ऐसे ही अधा वाले में 3 वर्ण हैं। नीचे अगला ही सूत्र है अधो मनयाम, है कि नहीं। अभी वो पढ़ना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। उसमें 3 वर्णों का ही लोप या परिवर्तन किया जाए, लेकिन ऊर्ध्व वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण बता दिए जिनका को लोप किया जाए, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि बेचारे टूटी टांग वाले हैं, हलंत हैं। देसी भाषा में ऐसी बोलते थे, इसकी टांग तोड़ दो बोलते थे। ऐसे ही वो हलंत हैं, वो अपाहिज हैं, वो स्वाश्रित नहीं है, उनमें स्वर नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो जहां पर भी संयुक्त व्यंजन में का पहले आ रहा है, गा पहले आ रहा है, डा पहले आ रहा है, ता पहले आ रहा है, दा आ रहा है, पा शा और सा जो भी पहले आ रहे हैं उनको क्या करेंगे? लोप कर देंगे।
ये सूत्र और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, ठीक है। उपरिवर्ती यानी पहले के इन वर्णों का लोप होता है। सूत्र तो इतने में पूरा हो गया। ये वर्ण कहां हो ये बताने के लिए ऊपर ही लगाए, ठीक है। क्लियर हुआ? सबको सुनाई भी दे रहा होगा और यहां दिखाई भी दे रहा होगा। क्लियर? चलो एग्जाम्पल एक आध आपको बता देता हूं, उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना। यहां पर ये लोप जिसे कह देते हैं उसको मैंने समीकरण भी कहा है। भाषा विज्ञान में इसकी परिभाषा अलग है और व्याकरण में इसके लिए शब्दावली अलग है। भाषा विज्ञान जब जैसे उक्त को ये उत्त कहेंगे, उत्तम च, वो उत्तम में मां पूरा नहीं है, अनुस्वार वाला, उत्तम च, ऐसा प्रयोग किया, ठीक है। अब ऐसा प्रयोग किया तो इसमें लोप कहां हुआ? कहते कहां है बताओ। लेकिन वो कहे संयुक्त तो बचा हुआ है ना, तो भाषा विज्ञान कहेगा कि तुमने दो को एक जैसा किया, उसका नाम क्या है? समीकरण। समझ गया? वो भाषा विज्ञान पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो देखता है वो बता देता है। समझ गए? जो देखता है वो बता देता है। नहीं आया समझ में? भाषा विज्ञान और व्याकरण में क्या अंतर है बताओ, ध्यान से सुनो, मजा आएगा आपको। एक व्यक्ति ने 2000 रुपए का एक नोट, जब चलता था, आज तो चलता नहीं है, 2000 रुपए का एक नोट दिया। कितना दिया? एक नोट दिया। बैंक वाले ने उसको 100 के 20 नोट दिए। अब बताओ ज्यादा दिए कि कम दिए? बराबर। अच्छा 19 दे तो? अरे एक के बदले में 19 दे रहे, फिर भी नखरे दिखा रहा है, बोलोगे? ये व्याकरण है। जो उसकी गुणवत्ता के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर बात करता है वो व्याकरण है। और जो खाली कैलकुलेशन के आधार, भाई साहब क्या जमाना आ गया, ये बड़े उदार हैं, इनको एक नोट देते हैं 20 नोट हमें पकड़ा लेते हैं। लेकिन भले आदमी जब बाजार में जाओगे तो उस एक नोट में जितना सामान आता था उतनी 20 नोट में आ रहा है। डिफरेंस समझे? तो व्याकरण गुणवत्ता के आधार पर बात करता है, भाषा विज्ञान मात्र ऊपरी तथ्यों के आधार पर टटोल के बात करता है। मैंने आपको बताया था एक दृष्टांत कि जो कहते हैं ना सूरदासों को एक कहावत है कि टेढ़ी खीर, बताया था ना, कुछ लोग जानते हैं, वो शांत रखो। श्रेय आता है टेढ़ी खीर क्या होता है बेटे? नहीं आता। हुआ ऐसा कि एक सूरदास था, जन्म से अंधा, गरीब आदमी, भीख मांग के खाता था। तो किसी सेठ के यहां दावत हो रही थी। उसने कहा चलो भाई यार बेचारा सूरदास है, उसको बिठा के खिला। उसको बिठा दी। अब उसे खाना परोसा, खीर गर्मा गर्म थी। उसने छुई तो हाथ जल गया, पीना चाहिए मुंह जल गया। उसने है क्या ये? तो उसने कहा खीर है। कि ये क्या होती है? कि ये ऐसे ऐसे बनती है। कि ये कैसी होती है? कहीं सफेद होती है। कहीं सफेद कैसी होती है? अंधे को क्या पता सफेद रंग क्या होता? तो उसने की बगुले जैसी। अब बगुला कैसा होता है? तो उन्होंने ऐसा कर दिया। उसने हाथ घुमाया, बाप रे खीर बहुत टेढ़ी, मैं तो नहीं क्या, मेरे गले में जाएगी कैसे? अब अभी आप लोग पढ़े होंगे बहुत, लेकिन टेढ़ी खीर चला क्यों ये पता नहीं होगा। समझे ना? तो ऐसे हम उनकी वास्तविकताओं को जानिए कि ये प्रयोग क्यों चले, व्याकरण उस क्यों का उत्तर देता है और भाषा विज्ञान क्या का उत्तर देता है। क्या हुआ बता दिए। व्याकरण कह रहा है कि असल में क्या हुआ कि पहले तो लोप किया, का को तो हमने गायब कर दिया। अब चूंकि हमें ये संयुक्त व्यंजन का एहसास देना था, अभिप्राय जीवित रखना था, क्यों अकेला उत रख देंगे तो प्राकृत में एक तो उत का प्रयोग नहीं होता। मैं पहले में थोड़ी मेहनत कर रहा हूं, आगे स्पीड चलेगी। उत माने होता है संस्कृत की दृष्टि से अथवा, वैकल्पिक, ठीक है ना। प्राकृत में इसको कहेंगे उद।
तोदह, काकोदा होता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब ये उद हो गया। अब इससे उक्त का अर्थ कैसे लेंगे, कैसे पहचाने? तो वो पहचान बनी रहे, वो उद ना बन जाए अथवा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने वो टाको और उसमें जोड़ दिया, ठीक है ना, ताकि वो संयुक्त पना बना रहेगा तो पहचान रहेगी, लेकिन का तो जाएगा ही जाएगा। इसका अर्थ इतना ही, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी जगह दूसरे का प्रयोग नहीं होगा। इसका अर्थ सूत्र का इतना है कि ये वर्ण यदि पहले होंगे संयुक्त व्यंजन में तो ये जाएंगे, चाहे बदल के दूसरे को बिठाए और चाहे बिल्कुल ही कृष्ण मुख करें, लेकिन जाएंगे, ये तय। समझ में आ गया? ठीक है। ये एसी का रिमोट जिसके पास वो हल्का चालू करो, बाकी को आप लोग लगा लीजिए। यही है जो मैंने बात बताई, इसी प्रारूप में सारे दृष्टांत। काका आपको बता दिया, गा का लगा लो, शीघ्र शीघ्र जो बनते हैं, तो वो ऐसे अंतर पड़ेंगे, उनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट सूत्र लेता हूं मैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, रूपलबेन देखो, ये जो अंत में याम वगैरह जुड़ते हैं ना, ये विभक्ति के प्रत्यय है संस्कृत के, आपको यहीं तक ध्यान देना है, ठीक है ना। ये तो षष्ठी का प्रत्यय है, षष्ठी की पहचान है कि षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। और ये अव्यय है, तो क्या गायब है इसमें? प्रथमा। उसको क्या किया आपने? क्लियर हो गया? अब धीरे धीरे सब समझ रहे हैं ना। वो लोग भी बोला करो जो अभी प्राकृत या संस्कृत व्याकरण को नहीं जानते, समझे? आप लोग भी बोला करो। क्या हुआ है? ये अध्याहार हुआ। जो चीज सूत्र में नहीं थी उसको लाके की गई, उसको क्या कहेंगे? अध्याहार कहेंगे, ठीक है। हो सकता है मेन स्विच से ऑन नहीं हुए हो रहे ना, बस ठीक है, ये तो जरूर कर दो, बाकी हम देखते हैं। असल में बुखार की यही प्रकृति होती है, कभी एकदम ठंड लगती है, कभी एकदम पसीना आता है, ठीक है। जब बाद में म, न और या ये तीन वर्ण आए तो इनका क्या होगा? समझ गए ना? तीनों एक साथ है नहीं कह रहे, तीन वर्णों में से कोई एक आए तो इनका लोप होगा। जैसे रश्मि क्या है? र आ श म ई, यही है ना। तो ये शा और मां में संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इनमें से लोप किसका होगा? समझ गए? लेकिन जन्म में जन्म बनेगा, वहां मां का लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अनुनासिक वर्ण है, समझ गए? वहां नहीं होगा, बाकी में होगा। जो भिन्न अनुनासिक से भिन्न वर्ण है तो होगा। तो इसको क्या बन जाएगा? रा रस्सी। अब आप रस्सी किसको कहते हैं? जूट की बनी और किसी चीज की बनी जो बांधने के काम आती है। असल में रस्सी कौन थी? जो सूर्य की रश्मियां आती थी, वहां से रस्सी शब्द आपने हिंदी में वहां से लिया है। सुबह सुबह वो एक कवि ने लिखा कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना, कहां कहां हे बाल विहंगनी, पाया है मधुरिम गाना। ये गौरैया गाती ना सुबह सुबह, चीची करते घूमती आपके आंगन में। तो प्रथम रश्मि का आना रंगनी, मेरे आंगन में पहली सूर्य की किरण आई, ये तूने कैसे पहचाना? कहां कहां है बाल विहंगनी,
पाया ये मधुरम गाना। हमारे एक कन्नड़ के मित्र थे, महापुरुष थे, उन्होंने बेचारों की नींद खराब होती थी जब वो झाड़ू लगाने वाली सुबह से उनके बगल में गेट खिड़की के बाहर जब रोड पे झाड़ू लगाती थी, शब्द को सीमित रखना, उन्होंने बना दिया प्रथम रश्मि का आना भंगिन तूने कैसे पहचान। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, ना करना चाहता हूं, ना किसी का तिरस्कार करना चाहता हूं। मैं किसी का प्रयोग बता रहा हूं खाली, ठीक है ना, समझ गए। तो ये वो रस्सी रश्मि ये वहां से है, असली प्रयोग वहां से। फिर प्रतीकात्मक को हम बहुत सी चीजों को करने लगते। ध्यान रखना, लपेटे हुए को रस्सी नहीं कहा गया, फैली हुई को सीधे को रस्सी कहा गया, समझ गया। लपेटे हुए को बंडल कहेंगे, बंधे हुए को गांठ कहेंगे, खुली हुई को ही रस्सी कहेंगे। क्यों? सूर्य की किरणों को आज तक किसी ने बांधा नहीं है, मोड़ा नहीं है, वो हमेशा सीधी होती है, समझे ना। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको एक्स्ट्रा भी देता हूं। और शब्द भी देखना तो देख लीजिए। इसमें नग्न, नग्न का णग्गो होता है, तो लोप किसका हुआ? ना का, ठीक है ना। णग्गो ही मोक्ष मग्गो बोलते ना, तो ये नग्न का णग्गो हुआ, तो आधा का है ना का लोप हो गया। जैसे प्राकृत में कहा जाता है कि सरलीकरण पर फोकस होता है, तो क्या ना सरल नहीं है ना से? एक चीज बताऊं, अच्छा प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो अन्य वर्णों की तुलना में डबल प्रेशर लेते हैं। वो स्वर मुख नासिका वचनोनुनासिका, आचार्य पढ़ने की उसमें निर्देश है, मुख और नासिका दो जगह से बोले जाते हैं। कभी आपने नकेने सुने या जुकाम हुआ तो अपनी आवाज सुनी है? अगो नग्न बोल के बताइए। वो उसके लिए दो जगह से चाहिए। जितने अनुनासिक वर्ण है उसे मुख के साथ साथ मुख के जितने अवयव हैं, चाहे दंत हो, चाहे तालु हो, चाहे ओष्ठ हो, उनके साथ साथ नासिका भी चाहिए, तब आप बोल सकते हैं। इसलिए गा की तुलना में अनुनासिक हमेशा भारी होगा। नहीं, न और ना पूछा मैंने, न और ना का तो प्रयोग ही नहीं। अब आपको जो कल की बात आज पूछेंगे तो फिर हमें आप पर तरस आएगा, फिर हम लगेगा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हटा ही दिया जब बता दिया नोना सर्वत्र है। उसमें। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि प्राकृत में मूर्धन्य वर्णों के लिए प्रधानता दी गई है। मूर्धन्य माने टा वर्ग, ये मूर्धन्य है। टा ठा डा ढा णा अपेक्षाकृत प्रधानता है वनस्पत ता वर्ग के। ये तो कल बता चुका हूं। अब ये सही है कि मैं अपनी फ्लो में बता जाता हूं। अब आप लोग बहुत सी चीजें सुन लेते हो, कुछ को नोट करते हो, कुछ को नहीं करते। ये कमी तो रहेगी, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो दोनों सूत्र हैं बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं संयुक्त व्यंजनों के मामले में, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं, ठीक है ना। कौन से ऊपरी को लोप करेंगे, कौन से अधा को लोप करेंगे, लोप करके क्या बनेगा। बड़ा आसान प्रश्न हो सकता है, इसका कोई दृष्टांत बताइए। अब छोटी छोटी चीजें यदि आप, मैंने जितना यहां लिखा उतना ही आपने वहां लिखा, फिर तो आपके नंबर नहीं आने के, फिर पास नहीं होने के। जो नीचे छपे हैं दृष्टांत एक बार तो डायरी में नोट कीजिए। मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूं, पर उतनी देर में वो चीज चाहे यहां करें चाहे कमरे पे करें। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जितना भी घूमना फिरना और दूसरे विकल्प हैं, इनको त्याग दीजिए तो ये वर्कशॉप होगी आपकी, तब सफल होंगे, वरना नहीं होंगे। पेपर कितने ही सरल बना लो, पूछेंगे तो इसी में से एक आपको मैंने करीब 15-16 पेज का मैटर आज भेजा है, देखा होगा।
उससे काम चल जाएगा कि प्रिंट आउट दिलवाऊं? उसमें सारा काम का नहीं है असल में। उसमें जो प्राकृत प्रकाश और वरुचि के बारे में दिया गया है वो काम का है। प्राकृत के अनुपलब्ध ग्रंथ, व्याकरण शास्त्र का इतिहास क्या है, वो सब आपके काम का नहीं है। वो आपको जानकारी के लिए दिया। कभी क्यूरियोसिटी हो, कुछ जानना हो, ये सब मेरा लिखा हुआ है। ये 1996 में लिखा था, आज का भी नहीं। ये इतनी मेहनत तो उस समय कर चुका था जब यूनिवर्सिटी में प्राकृत की आदर्श बुक्स नहीं बनती थी। तब सबसे पहले मैंने यहां 20-22 पेपर्स के लिए बुक्स बनाई, समझे ना। तो वो उनमें से है। प्राकृत व्याकरण साहित्य की मेरी पुस्तक थी, उसकी प्रस्तावना में से दिया है मैंने, ठीक है ना। तो वो ज्यादातर चूंकि आपके नॉलेज के लिए है। पेपर के लिए 2-3 चीजें आ सकती हैं काम में। बेटा 1 मिनट बैठ जाओ, बुलाऊंगा मैं आपको, सिर्फ इशारा करो, मैं सब ध्यान रखता हूं। वो इसलिए काम की है भाई, ग्रंथकार का नाम क्या था, ग्रंथ का नाम क्या है, परिच्छेद कितने हैं, कुल सूत्र संख्या कितनी है, ये छोटी मोटी जानकारियां, कुल इस पर कितनी टीकाएं लिखी गई, समझ गए ना। ये छोटी मोटी जानकारियों के लिए ये आपको भेजा है। इसमें से कोई ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, जो पूछे जाएंगे वो बिल्कुल कॉमन सेंस के, ठीक है ना। तो इसका टेंशन नहीं करो, ये परीक्षा के लिए नहीं भेजा आज, लेकिन आपको पता तो रहे कि क्या है, क्योंकि इस ग्रंथ की जो प्रस्तावना है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। प्राकृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इसमें नहीं, समझ रहे ना। इसकी पूरी टीकाओं का परिचय इसमें नहीं, तो हमें अलग से ये मैटर आपको देना पड़ा। अनुपलब्ध प्राकृत व्याकरण ग्रंथों का परिचय इसमें नहीं है, दिया, लेकिन उसका लक्ष्य ये नहीं है कि इस परीक्षा में पूछा जाएगा। जो हमारे यहां से आचार्य करते हैं उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि वो साल भर में पढ़ते हैं ग्रंथ। आपको 10 दिन में पूरा करना है। हम आपसे ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं पूछेंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको यदि आप इग्नोर करोगे तो फेल होगे, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अब 3 सा में कौन सा बचता है, ना को क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आदि या को क्या होता है, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। जब बता रहे आपको, जोर दे के समझा रहे, ऐसे जितने भी आएंगे अभी, उन सबको आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है और उसको तैयार करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आशा नहीं रखना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ऐसे ही होते। बोलिए सर, पहले सूत्र में जो ऊपरी इन वर्णों का संयुक्त का रूप बताया, स्वभाव शब्द का सहाव बनता है, तो वहां ऊपरी होने के बाद भी स का लोप नहीं किया, ठीक है। और आप क्या पूछ रहे थे श्रीमान? जो आपने जो नग्न पद बताया है, इसमें गकार का लोप ऊपरी सूत्र से प्राप्त होता है और मनयाम से न का लोप होगा, तो ये निर्णय कैसे करेंगे कि किसका लोप किया जाए? ऐसा है कि ये निर्णय सिर्फ विवेक से करेंगे और प्रयोग से करेंगे, क्योंकि जो अंत वाला ये सूत्र उसके बाद में है, ठीक है ना, और वो इसके लिए स्पेशल प्रावधान करता है। उसने गा के लोप का पहले प्रावधान कर दिया। एक चीज आप जान लीजिए, संस्कृत व्याकरण जैसा प्राकृत का व्याकरण शास्त्र नहीं, वो सिर्फ तथ्यों की सूचना देता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में तर्क वितर्क और उत्तर नहीं देता। क्यों? लोग ऐसा प्रयोग करते हैं ये बताना, और लोग ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं ये तो फिर उनसे पूछना पड़ेगा, भाई साहब आप ऐसा क्यों बोलते हो। वो एक अलग रिसर्च का विषय। इन्होंने उतनी सारी बातें नहीं दी। इन्होंने ये बताया, पहले सूत्र में बताया कि गा का भी लोप होगा ऊपरी के। अब वो देखा कि ना, जो ज्यादा जोर ले रहा था गा की जो तुलना में ना ज्यादा जोर ले रहा था। अब इसको यदि नन्न बनाते तो क्या होता, रण बनाते तो क्या होता, समझने में असुविधा ही होती। तीनों अवारण हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता। भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाओ, दूसरा समझ सके। ऋग में समझ में आ रहा है लेकिन रण में समझ में नहीं आता। ये उत्तर है और कुछ नहीं। आपने जो दिया, क्या पूछा था, द्वारा पूछिए। स्वभाव, स्वभाव में सहाव जो किया गया उसमें वा का लोप किया गया, यही पूछ रहे ना। सिंपल सी बात है,
कि सा जो है वो महाप्राण वर्ण है, ठीक है ना, और वह है अल्प प्राण, अल्प प्राण में भी सबसे कमजोर यण, ठीक है ना। तो ये सहजता है, ठीक है ना। और ये जो मुख्यता बता रहे हैं ये आदि वाले नहीं है, वो स्वभाव का जो अंतर आया वो आदि में आया, आदि संयुक्त व्यंजन। ये प्राय मध्य संयुक्त में लागू होता है, जो बीच में संयुक्त व्यंजन आएंगे उन पर ये लागू होगा, ठीक है। आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए, जो व्याकरण शास्त्र के अधीति हैं वो ये जान लें कि ये व्याकरण नहीं है। ये व्याकरण माने नियम नहीं बता रहे हैं, ये परिस्थितियों में जो घटित हो रहा है प्राकृत में उसकी जानकारी और थोड़ी सी पहचान बता रहे हैं। भाई किसको होगा, क्या क्या हुआ, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। इसे लाइकली इतिहास मानिए कि प्राकृत में क्या क्या हुआ या क्या क्या होता है, इससे अधिक मत मानिए, ठीक है। तो जब इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको शायद इतने सारे प्रश्न नहीं होंगे। बताइए जयती, बैठे बैठे बोल ले बेटा, कोई ऐसा टेंशन नहीं। ल, व, र इन तीनों का सर्वत्र लोप है। सर्वत्र माने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, यही मुझे बताना था। ऊपर हो या आधा हो, पहले हो या बाद में हो। अभी तक एक सूत्र पहले का निषेध करता लोप कर रहा है, दूसरा सूत्र बाद वाले का लोप कर रहा है, और ये कहते हैं कहीं भी आ जाए जाएंगे, यही गाज इन्हीं के ऊपर गिरेगी। स्वभाव का उत्तर मिल गया, आ गया कि नहीं आ गया? यही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक सूत्र इसमें पाणिनि जैसे दृष्टि से नहीं बनाए गए, संस्कृत में लिखा है, थोड़े से संस्कृत का पैटर्न लिया है, इसलिए प्रकृति संस्कृतम कह दिया, पर ना ये संस्कृत से बनाई गई प्राकृत है, समझा रहे हैं उसके माध्यम से। जैसे आप फ्रेंच पढ़े और आप इंग्लिश माध्यम से या हिंदी, अरे जो जानते होंगे उसी के माध्यम से तो सीखोगे, शुरू में बेसिक सीखने के लिए चाहिए, ये उतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच इंग्लिश से सीखी जाती है, ये आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है ना। यही अंतर समझिए। ला, वा और रा इन तीन वर्णों का सर्वत्र लोप होगा। कब? संयुक्त व्यंजन अवस्था में, ना कि असंयुक्त अवस्था में। समझ में आया? कहां पर? संयुक्त व्यंजन अवस्था में। यह पूरा का पूरा परिच्छेद ही संयुक्त व्यंजन के परिवर्तन का है, उसके आदेशों का है, इसलिए इसमें और कुछ मत ढूंढिए। वो शब्द नहीं लिखा मिले तो भी आप अपने आप जोड़ लीजिए कि ला, वा और रा संयुक्त अवस्था में आएंगे, तो चाहे ये संयुक्त अवस्था में पहले आए चाहे बाद में आए, परंतु इनका लोप होगा। ठीक, अब क्लियर है कीर्ति बेटा? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा। एक सेकेंड, संदेश इनसे बात करके पूछो क्या करें। सर अभी क्लास लेने आपको मुझे कहा है, बता दें। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब दृष्टांत में आप खुद घटाइए, मैं उतना नहीं करूंगा, जहां आपको अटके मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा। जब सूत्र का अर्थ क्लियर हो गया तो आप देखिए कि दृष्टांत में ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर द एग्जाम्पल, चलो आप कहते हैं तो एक बता देता हूं। जैसे वल कल,
इसमें ला वक्कल। अब आजकल आप लोक भाषा में सुने, मैं तेरे बक्कल उतार दूंगा, बोलते कि नहीं बोलते? बात बात में तेरे बक्कल उतार दूंगा। ये वलकल माने वलकल वस्त्र, पत्ते के बने हुए कपड़े। कहते मैं बक्कल पहनते ही नहीं, उतारेगा क्या? समझते नहीं है, रूढ़ी में चल रहा है। उस समय प्राचीन काल में जो वलकल वस्त्र पहनते थे, वनवासी होते थे, उनको उतारने में मजा आता था और दूसरे को भी उनके कपड़े फाड़ने में मजा आता था। पत्ते ही तो हैं, तिनके से सिले हुए हैं, जरा सा करो निकल जाएंगे। समझ गया ना? तो वो अर्थ कुछ और था, आजकल मारपीट या धमकाने, गुंडागिर्दी उस अर्थ में प्रयोग होने। ठीक है ना? तो ये वलकल वक्कल आपने सुना होगा। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, सीता राम लक्ष्मण गए, तो उन्होंने क्या पहने थे? वलकल वस्त्र पहने थे, माने पत्तों के बने हुए कपड़े पहने थे। ये वही है, प्राकृत में उसको वक्कल कहेंगे। ठीक है, समझ गए? अब धर्म का धम और कर्म का कम, ये सब बनाते रहो। क्लियर हो रहा है? उसमें आसान है। चलो कौन बताएगा भाई? ऋषभ आप बताइए। र का लोप होगा विकल्प से। शाबाश, बैठ जाओ। द्रा का जहां प्रयोग होगा वहां पर रा का लोप विकल्प से होगा। एक्चुअली नित्य होगा। नित्य माने हर जगह हो, प्राकृत के हिसाब से हर जगह हो। लेकिन इन्होंने विकल्प से लिखा है। वो कोई कई बार क्या होता है कि सामने कोई प्रमाण हो ना प्राचीन आचार्य का, अब वो लिखा हुआ है, हमें पता है कि ठीक नहीं, लेकिन बड़े आदमी के मान की रक्षा करते हैं। ठीक है ना? जैसे कई बड़े कवि हो, वो बिना बाल बनाए आ जाए, अरे इस कवि लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। समझ गए ना? ऐसा ही है वो, और कुछ नहीं। ठीक है? हाँ हाँ सॉरी, षष्ठी है, लोपा में प्रथमा है। ठीक है? तो द्रे शब्द में, द्रा में रा का लोप होता है। समुद्र समुद्र, रुद्र रुद्र। समझ गया ना? तो ये जो लोप होगा, ये कह रहे विकल्प से होगा, एक्चुअली वो होते ही है, प्राकृत की प्रकृति। क्यों? क्योंकि दा सामान्य अल्प प्राण है और रा यह विशेष अल्प प्राण है, सबसे कमजोर। यण का अल्प प्राण है, इसलिए इसका हो गई होगा। हमारे उच्चारण प्रक्रिया में रा कमजोर पड़ जाएगा, रा और दा मजबूत रह जाएगा, इसलिए वो कर देगा। ठीक है? कुछ कह रहे? तीसरे सूत्र से ये इसमें ल व र तीन कहे, उदाहरण में साथ में ब का भी लोप दिखाया है। ब जैसे शब्द का सद। ऐसा है, वबयोर अभेद, ये प्राकृत की एक परंपरा है। व और बा, इनमें ये अभेद मानते हैं। समझ गए ना? डलियोर अभेदा, रलियोर अभेदा, वबयोर अभेदा,
अब ये सब शास्त्र की गहराइयां हैं, समझ गए ना, जिनको अब धीरे धीरे हमने, अब जब पूरा पूरा पढ़ेंगे, एक एक सूत्र पूरा कराएंगे तो ये हो गया पूरा। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन जहां आप पूछेंगे समझाऊंगा जरूर, ये मेरा वचन है, ठीक है, और कुछ नहीं था। अब देखिए यहां ये प्रयोग जो दे रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन करने वाला प्रयोग है, क्योंकि प्राकृत में यहाँ का प्रयोग होता ही नहीं है। अनुनासिकों में आपको बता दूं, मात्र मां, वो भी धम्म कम्म, ऐसी स्थितियों में मां हलंत रूप में आएगा। अंत में होगा तो वो अनुस्वार बन जाएगा, समझ गए। अदरवाइज अकेले मां का प्रयोग नहीं होगा। यदि विपरीत वर्ण के साथ है तो वह मां अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है। समान वर्ण के साथ है तो धम्म कम्म ये प्रयोग हो जाएगा। लेकिन एक णा है जो कैसा भी प्रयोग होता है, नोणा सर्वत, वो होता ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य किसी अनुनासिक वर्ण का प्राकृत में प्रयोग नहीं माना गया है। अब कुछ आचार्यों ने जो दिया ना, उसका कारण दूसरा है। ये रहस्य बता रहा हूं आपको। बताइए ज्ञा क्या है? जयोर ज्या, एक्चुअली हम उच्चारण नहीं जानते, समस्या हो जाती है कई बार। क्या समस्या हो जाती है? ये जो भारतीय ज्ञानपीठ है ना, तो इन्होंने शुद्ध हिंदी के हिसाब, बड़े संस्कृत के हिसाब से अपना जो इंग्लिश में लिखा JNANPITH, ज्ञानपीठ। तो वो चिट्ठी आती थी तो वो डाकिया वापस कर देता था, यहां कोई जनाना पीठ नहीं। उन्हें झक मार के GYAN करना पड़ा। हम लोग बोलते ऐसा है, लेकिन है क्या? जयोर जिया। उच्चारण में भी जैसे दक्षिण वाले वो सही बोलते, मैं कह रहा हूं, पर ज्यादातर लोग ज्ञा बोलते हैं, समझ गए ना। ये बोलेंगे, कई लोग तो ज्यादा केंद्रित हो जाते, जिनान, हाँ। वो ज्ञान भी नहीं, जिनान, वो उसको यहाँ को ना कर देंगे। अब ये जो समस्याएं हैं, ये भी लोक में हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए आचार्य ने कहा कि यहाँ का प्रयोग बचा लो। जो प्राचीन कोई भी प्राकृत होगी उसमें सवर्णु ये प्रयोग मिलेगा। इसके अनुसार सवयु ये प्रयोग एक्चुअली पैसाची प्राकृत का, ये ना महाराष्ट्री का है ना सौरसेनी का। समझ में आ गया? जो इस सूत्र से बन रहा है वो ये है, लेकिन चलता ये है। समझ गया ना? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारे नियम और सारे सूत्र और सारी इसमें दिए गए प्रयोग वो समीचीन हो ही हो 100%। ऐसा नहीं है, प्राचीन प्राकृत में कहीं भी ऐसे प्रयोग नहीं थे। प्रॉब्लम कहां हो जाती है? प्रॉब्लम वहां हो जाती है कि कोई विशेष प्राचीन आचार्य के ग्रंथ में गलती से प्रयोग मिल गया, तो अब हम क्या करें? हमारे यहाँ एक परिपाटी थी, लोग वीरसेन स्वामी धवला टीका आप कभी पढ़िए, वो लिखते हैं इस बार विषय में ये आचार्य यह कहते हैं, ये आचार्य यह कहते हैं। मैं जिनसेन का शिष्य इतने बड़े आचार्यों के सामने मुंह खोलने का अधिकारी नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं चुप रहूंगा।
ये प्राचीन काल में सम्मान की परंपरा थी, तो कहीं यहाँ का प्रयोग मिल गया होगा प्राचीन लोगों ने। एक्चुअली इस सूत्र में लोपः शब्द का अध्यार हुआ है, तो यहाँ का लोप ही किया है। लोप होगा नहीं, ऐसे प्रयोग भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना कि इसका मतलब है यहाँ का प्रयोग ये प्राकृत में नहीं है स्वीकृत, ये ध्यान रखना। लेकिन सर जब आचार्य ने ये सूत्र बनाया तो कोई ना कोई वो तो उसने बताया ना कि एक्चुअली ये लोप कर रहा है, लोप का अध्यार हुआ। इसमें लोप शब्द का अध्याय अभी लिखा नहीं है। ऐसा है, आप जो पूछ रहे हैं ना, मैं उसका उत्तर अब जरा शांति से बैठ के देता हूं, आपको समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, प्रयोग मिल जाना या कोई लोग अपनी सुविधा से, अपने अभ्यास से प्रयोग कर देना, संस्कृत निष्ठ लोग, कई बार ऐसा होता है। मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं। मेरा विवाह हुआ था। मैं विवाह के बाद पहली बार ससुराल गया। अब हमारे साले साहब पढ़ते थे स्कूल में, उन्होंने सोचा जिया जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने गलती से एक छोटा सा ऐसे लिखना था, कहते जिया जी हमारा ऐसे लिख दो। अब हमने उसमें लिख दिया, अति वैशद्य ज्ञान के द्वारा। उनके टीचर ही को समझ नहीं है। तो आप अपने स्तर से जो काम कर लेते हैं वो अक्सर लोक के द्वारा मान्य नहीं होता। ये वैदुष्यपूर्ण प्रयोग है, लोक नहीं कर सकता। प्राकृत लोक की भाषा है, ये अति वैदुष्य की भाषा नहीं। समझ गए ना। तो जहां यहां का प्रयोग मिल रहा है, पैसाची प्राकृत तक तो सही है, सामान्य प्राकृत में गलत है। बात समझ गए। मैं असल में सूत्र के अर्थ को अलग बताऊंगा। पहले एक दिमाग में आपके बिठा देना चाहता हूं कि प्राकृत में या, न और ज्ञ, इन तीन अनुनासिकों का प्रयोग कतई नहीं होता है। इसको दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह, वरना आपको समस्या आती रहेगी। ठीक है। अब जो इसका दृष्टांत है उस पर लगाता हूं आपको। पहले सर्वज्ञ शब्द लो। सा, आ, रा, वा, आ, जा, या, आ। पहले शब्द को समझो क्या है। इसमें या का प्रयोग जा के साथ है, ठीक है ना। या का प्रयोग कहां है? जा के साथ। अब जा जो है वो अल्प प्राण है। क्या है? चा, छा, जा, तीसरा है ना, अल्प प्राण हुआ ना। तो जा अल्प प्राण है, और सामान्य अल्प प्राण की तुलना में जो अनुनासिक अल्प प्राण है, अनुनासिक को भी अल्प प्राण माना गया, पांचवें को भी, लेकिन वो इससे कुछ भारी होता है क्योंकि वो दो जगह से बोला जाता है। ये बताया था आपको, बताया था ना अभी। तो वो दो जगह से बोला जा रहा है, और दो जगह से बोले जाने के कारण वो थोड़ा सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा आचार्य का मंतव्य था। ठीक है। अब उसको इन्होंने कहा साहब प्राकृत में तो यहाँ का प्रयोग होता नहीं, तो उसको तो हम तो लोप करेंगे। लोपा हो गया, आदेश तो यही हुआ ना, लोप होगा। तो करेंगे क्या? तो उन्होंने संवज्जो, ये जो जा बचा ना, इसको डबल कर दिया। तो क्या हो गया? लेकिन ये जो लोप होगा, ये पिछले सूत्र से जो अध्यार है वो वाह होगा। वाह माने विकल्प से। तो ऐसे भी संवज्जो भी चलेगा, और जो अभी मैंने लिखा था सवर्णु, वो भी चलेगा। सौरसेनी प्राकृत में 99% सवर्णु मिलेगा, और ये कहेंगे तो संवज्जो कहेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर आपको देना था, बताना था
कि कहीं कहीं संवज्य मिल जाए तो उसमें भ्रम में मत पड़ जाना। यह इस सूत्र से हुआ। रात भर रामायण पढ़ी, सवेरे पूछते राम राक्षस के रावण। मैं इतनी देर से यही कह रहा हूं कि जब भी कोई भी अनुनासिक वर्ण बदलेगा तो ण में ही बदलेगा। प्राकृत में ण ये अनुनासिकों का मुखिया है, मूर्धन्य वर्ण है। आपको आप एक चीज बता दूं, चलिए आप पूछते रहिए, हम बताएंगे। कभी कभी जब होगा तो दौड़ लेंगे, पर समझ में तो आए। आचार्य तुलसी थे, श्वेतांबर तेरह पंथ के एक आचार्य तुलसी हुए। वो कहते थे कि श्वेतांबर कहते हैं जैन परंपरा में कि नमो अरिहंताणम होना चाहिए, नमो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आचार्य तुलसी ने क्लियर लिखा। सुशील मुनि उसको कहते थे कि भाई साहब, णा बोलने में ऊर्जा अधिक है, ना बोलने में ऊर्जा घटती है। यदि नमोकार महामंत्र है तो उसमें णा ही बोलना चाहिए, ना नहीं। यह अध्यात्म साधना केंद्र है। आचार्य तुलसी वालों का सबसे बड़ा सेंटर दिल्ली में इधर, उसमें आप जाएंगे तो दीवाल में नमो अरिहंताणम लिखा, कहीं नमो अरिहंताणम नहीं लिखा। इसलिए णा वर्ण वह बाकी सभी अनुनासिकों का प्रमुख है। जहां कोई मौका लगेगा णा ही किया जाएगा और कोई दूसरा अनुनासिक नहीं आएगा। ठीक है, ये कारण है उसका। कितने बजे भाई? 11:30 हो गए क्या है? 2-3 मिनट 2-3 मिनट है, तो 2-3 मिनट में तो एक सूत्र निपट जाएगा हमारा। ऐसा क्यों करें? हमारे पास समय वैसे ही कम है बहुत। आज बहुत कम सूत्र हुए, क्योंकि इस अध्याय का, इस परिच्छेद का सार आपको समझाना था। श्मश्रु श्मशानयोर आदे, लोप आए, साइलेंट है अध्यार। श्मश्रु और श्मशान शब्दों में आदि वर्ण का यानी शकार का लोप होगा तो क्या बनेगा? मस्सु। किसको कहूं भाई? कोई मस्सु मिले अभी तो। शुद्धातम, आप मस्सु हो। इनसे कह रहे हैं, इनसे, आपसे नहीं कह रहे। ये मस्सु है, इस मसरू दाढ़ी मूछे रखने वाला, समझ गए ना? इस मसान को आज भी सब जगह मसान ही बोलते हैं, देसी भाषा में नहीं बोलते। बोलते हैं ना, मतलब आपको लग रहा है प्राकृत मसान बोलेगी, नाकोड़ा कर देगी, बाकी तो वही रहा ना, मस्सू मसान। ठीक है, ये जो असल में आईटी वाले हैं ना, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, सारे के सारे दलियल होते हैं। मध्यान्ये हस्य, टाइम की कमी है इनके पास। कौन बताएगा? आप बोलो। हाँ, पहले मध्याय नहीं है, मध्यान्ह। अन माने दिन और मध्य माने बीच का। ठीक है ना? दोपहरवाची है मध्यान्ह शब्द। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा, बैठिए। मध्यान्ह शब्द में हा का लोप होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा?
मज्झण, मज्झणे, मध्याह्न में, दोपहर में, ठीक है ना। अज्ज मज्झणे भोजनम भविष्यति, आज मध्याह्न में भोजन होगा, तो क्या बनेगा? मज्झण, मज्झणे, ठीक है ना। हा का तो लोप हो गया, ठीक है। ये बताए। अब आगे कहेंगे अगले सूत्र में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जानने के लिए, क्योंकि आज तकरीबन लोग यही प्रयोग करते हैं। ये जरा देख के ही लिखना पड़ेगा। पहले ला है, हाँ जी। शुद्धातम बॉम्बे कहाँ गए? अच्छा जी, चलो मैं तो बनी देखे बोल दिया था, है? चलो गौतम स्वामी बता दे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, अपमान किसी का नहीं, ये तो पूछना पाछना मेरा काम है, ठीक है ना। हाँ भाई गोंडल। हन, हेल, हमेसु, नल, इन वर्णों की जो हा वर्ण है उसका ऊपर हो जाता है, पहले हो जाता है। बैठ जाओ, उल्टा बोल दिया आपने, बैठ जाओ। बोला आपने अपनी ओर से ठीक, पर उल्टा बोले। पहले तो समझो आप कि हा और ना, हा और ला, हा और मा, ऐसा प्रयोग आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मध्याह्न, आह्लाद, आह्लाद, ठीक है ना, ब्रह्म, ये पढ़े हैं ना, मतलब जानते तो आप हो ही। इनमें ना, ला, म, इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग टेक्निकली है बाद में, लेकिन प्राकृत वाले पहले कर देते हैं, और वही परंपरा चल रही है। मैं चैलेंज देता हूं, किसका प्रयोग चलता है आजकल? मध्याह्न, अन्न बोलते हैं सब लोग, असल में है ये, लेकिन लोग बोलते नहीं है। आह्लाद, आह्लाद, बोलिए, बोलते कि नहीं बोलते? आप कहे ब्रह्म और आप बोलेंगे ब्रह्म। अब चक्कर क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? आसान उत्तर है, नहीं, अंतर पहचानो, ऐसे उत्तर नहीं। हा जो है वो सबसे मजबूत महाप्राण है, और उसकी तुलना में ना, ला और मा, ये तीनों अल्प प्राण है, समझ गए ना। और लास्ट में महाप्राण की ध्वनि आना चाहिए, जोर लास्ट में आता है, इसलिए उन्होंने इनका स्थान बदल दिया। क्यों? लोग बोल ही नहीं पाते थे। आज बड़े से बड़े ज्ञानियों से उपदेश सुन लो, ब्रह्म बहुत कम बोलते, ब्रह्म बोलते हैं। बताइए, सोचिए, आप करते कि नहीं करते? आप आह्लाद बोलेंगे, आह्लाद कितने लोग बोल पाते हैं?
मध्याह्न अहन कौन बोलते, न ऐसा सब बोलते। समझ गए ना? यही इसमें बताया गया कि आखिरकार ये गलत तो है, इसका ये रूप ही बनेगा ही नहीं कि प्राकृत में तो बदलेगा, मज्जन्न बनेगा, अल्लाहाद बनेगा, वो सब चीज भूल जाओ। ये हमने अभी आपको अब मात्र परिवर्तन बताए हैं, प्राकृत में इनका रूप कुछ और बनेगा। देखो मैंने तीनों के लिख दिए, दिख रहे हैं। ब्रह्म का ब्रह्म भी बनेगा और बम्भ भी बनेगा। बम्भ चेरो ब्रह्मचारिणम मिलते हैं ना, तो ये भी बने। वो तो यहां पर ये बता रहे हैं कि मां का प्रयोग पहले आएगा। यहां पर भी बम्भ में बाके भाके पहले, उसको हाको भा किया तो भाके पहले अनुस्वार आया, बभम नहीं हुआ, बम्भ हुआ। ये क्या है? आह लाय डाकू या हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत तो थकान आई हो तो चाय पान कराओ और सही 15 मिनट में यहाँ आ जाओ, क्योंकि 1.25 घंटे हमें पूरा करना है। 15 के 10 मिनट की कोशिश करो, आ जाओ तो मैं आगे करूं। आज के समय में जो शब्द है भैया कैसे बंद होता है ये और बता दो। अच्छा